देश में जहां भाषा पर विवाद लगातार जारी है, उसमें एक संस्था अगर इस तरीके की बात कहेगी तो आप समझिए कि कैसा मैसेज जाएगा। और क्या वाकई में अंग्रेजी पैमाना है आपकी योग्यता का? अंग्रेजी आना कोई अपराध नहीं है। अंग्रेजी सीखना भी योग्यता में इजाफा ही करेगा आपके। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती है, ये अयोग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। गलती तो आम आदमी के लिए होती है ना। यही मैंने शुरुआत जो कहा विजय कि जी ने कहा, और आम आदमी से आप ऐसी भाषा में बात करेंगे, चलिए अंग्रेजों को समझ में आता था, वो तो इस तरह की जो मानसिकता है ना, मैं विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि ये शब्द किसी पढ़े लिखे के मुंह से आज भी निकले, और वो जो किसी पद पर बैठा हुआ हो तो शोभा नहीं देता। शर्मनाक है कि आप उत्तराखंड के न्यायाधीश होते हुए और भारत में कोई एडीएम, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि तुम एडीएम होकर के और हिंदी में बात कर रहे हो, ऐसे इस व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अलावा अगर आप हिंदी के एक शब्द लिख के कोर्ट में चले जाइए, आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल लिस्ट तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने हिंदी में अगर अपना नाम तक लिख दिया, हम लोग यहाँ तक झेलते हैं कि अगर आपने जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे जो कैदी अंदर रहते हैं वो जेलर की मोहर लग के आती है, तो जेलर का मोहर हिंदी में होती है। अगर आपने उसको ब्रैकेट में जेलर इंग्लिश में नहीं लिखा तो आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल कोर्ट तक पहुँचेगी नहीं। आपने इसको न्यायालय की 4 दीवारी में सीमित नहीं रखा है। आपने कहा है कि व्यक्ति इतने बड़े पद पर होने का अधिकारी ही नहीं है अगर इसको अंग्रेजी नहीं आती। इस मानसिकता से मेरी लड़ाई है और इस मानसिकता से हम सबको लड़ना चाहिए। अच्छी तेलुगु, अच्छी तमिल, अच्छी कन्नड़, अच्छी उड़िया, अच्छी मराठी, अच्छी कोई स्थानीय देशज भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी उतना ही कार्यक्षम हो सकता है जितना अंग्रेजी बोलने वाला है। लड़ाई वहां की है और वहीं से शुरू है, और ये लड़ाई छोटी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे प्रचलित और लोकप्रिय कार्यक्रम खबरों का खिलाड़ी। मेहमानों से परिचय कराती हूँ, फिर उसके बाद विषय पर जाती हूँ। रामकृपाल जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। और इस विषय पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकारों के अतिरिक्त एक खास मेहमान अधिवक्ता हैं रुद्र विक्रम जी, वो हमारे साथ हैं। चूंकि रुद्र विक्रम जी हैं तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि मामला न्यायालय, कोर्ट या कुछ इसी तरह के विषय से जुड़ा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उन्हें उस आदेश पर रोक लगानी पड़ी। उत्तराखंड न्यायालय ने एक एडीएम को अंग्रेजी न आने पर यह कहा कि ये अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते होंगे क्योंकि ये अंग्रेजी में कमजोर है। और आप समझिए कि वो भाषा जो कि हमारा गर्व है वो हिंदी में बोल रहे थे। एडीएम साहब ने, जब जज साहब ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने कहा कि मैं फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, लेकिन बखूबी शब्दों सहित अंग्रेजी समझता हूं। उसके बावजूद भी कोर्ट के जज साहब ने और कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, इस पर आप अगली तारीख पर आइएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपसे चर्चा होगी कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप भला अपना काम कैसे करते होंगे। देश में जहां भाषा पर विवाद लगातार जारी है, उसमें एक संस्था अगर इस तरीके की बात कहेगी तो आप समझिए कि कैसा मैसेज जाएगा। और क्या वाकई में अंग्रेजी पैमाना है आपकी योग्यता का? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विजय त्रिवेदी सर से ही चर्चा की शुरुआत करूंगी मैं। सर, अंग्रेजी क्या इतना बड़ा हवा है कि आपकी योग्यता का पैमाना उससे होगा? और जज साहब कोर्ट में उस एडीएम को कहते हैं जो कि बाकायदा परीक्षा पास करके आया होगा, जो कि सालों से अपना काम बखूबी कर रहा है। प्रतीक्षा जी, अभी तो बहुत लंबे समय से भाषा विवाद चल ही रहा है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कि त्रिभाषा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी। और ख़ासतौर से ये मसला उत्तराखंड का, यदि ये तमिलनाडु का होता, केरल का होता तो समझ में आती बात कि वहाँ पर कैसे होगा। उत्तराखंड तो मूलतः हिंदी भाषी प्रदेश है और हिंदुस्तान में ये एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से हो रही है कि हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है, जुडिशियल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, अब तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिंदी को वरीयता दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी मेडिकल साइंसेज में और तमाम चीज़ों में हिंदी के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। मैं इसको एक तरह से ये भी समझना चाहिए कि अंग्रेज़ी आना कोई अपराध नहीं है। अंग्रेजी सीखना भी योग्यता में इजाफा ही करेगा आपके। लेकिन अंग्रेजी नहीं आती है, ये अयोग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। ठीक है,
जज साहब ने शायद इसलिए कहा हो कि उनके जो फैसले होते होंगे उनको समझने में या किसी बात को लेकर, या उनको ज़्यादा अंग्रेजी भी आती होगी, तो इसमें कोई बात नहीं। अंग्रेजी आना भी योग्यता का आधार होता है, कोई ऐसा नहीं है कि अयोग्य हो जाएगा अंग्रेजी आने से। लेकिन मूलतः ये थॉट प्रोसेस की बात है कि हम इस सोच से अभी नहीं निकल पाए हैं कि अंग्रेजी वाले जो लोग हैं वही योग्य है। क्या जज साहब ने ये कोई ऐसी चीज़ें की कि भाई उन्होंने, एडीएम साहब ने कुछ गलत किया था जो उन्होंने समझा नहीं था, ये सब बातें। और मैं तो समझ रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और उत्तराखंड जैसे इलाके में, जुडिशियल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले पर राय रख रहा है, लेकिन ये केवल सोच का ज़्यादा फ़र्क है कि जो अंग्रेज़ी समझते हैं वो बड़े लोग होते हैं, ऐसा समझते हैं। और वो तब हो रहा है जब इस समय देश की मौजूदा सरकार उन लोगों से चल रही है जो अंग्रेजी जानते हैं, वो आदेश लेते हैं। विनोद सर, प्रशासनिक क्षमता का पैमाना क्या अंग्रेजी होगा, वो भी भारत जैसे देश में जहां पर हिंदी हम गर्व से बोलते हैं, जहां जैसा कि सर ने भी कहा कि दक्षिण की अगर कोई बात होती तो समझ में आता, क्योंकि दक्षिण से भाषाई विवाद हम सालों से देखते आए। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर जज इस बात को कहते हैं कि आप अपना काम भला कैसे करते होंगे, आपको अंग्रेजी नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, इस पूरे मामले पर उन्होंने रोक लगाई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इसमें एक घटना से बात शुरू करूंगा। जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल के एंट्रेंस का एग्ज़ाम रिटर्न पास करके इंटरव्यू देने गया, तो ईस्ट एशियन स्टडीज़ में, तो उसमें हमारे बोर्ड में जो 3 लोग बैठे थे, तीनों गैर हिंदी भाषी थे। 4 लोग थे, डॉक्टर जीपी देशपांडे, डॉक्टर नारायण दास, मैडम गार्गी दत्त और नारायण मूर्ति जी। एक गार्गी दत्त जी हिंदी भाषी थी, हिमाचल की थी, और बाकी जो है एक बंगाली थे, एक मराठी थे और एक दक्षिण भारतीय थे। तो वहाँ उस वक्त अंग्रेजी का ज़्यादा बोलबाला था जेएनयू में, तो उन्होंने अंग्रेजी मुझसे सवाल पूछना शुरू किया। तो मैंने तुरंत उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ, मैंने अंग्रेजी में ही बोला उनसे, मैंने कहा आई नो इंग्लिश बट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर इन हिंदी इफ़ यू अलाउ। तो भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है ना, आप जिसमें सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कर सकते हैं वो भाषा बात रख सकते हैं। तो उन चारों ने मुझे अनुमति दी, बिल्कुल यू कैन एक्सप्रेस। और उन्होंने गार्गी की तरफ देखा कि मैडम इफ़ वी फील एनी डिफिकल्टी यू कैन हेल्प अस। तो और मैंने अपनी बात रखी, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि भाषा, जो जज साहब हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ, वो जज हैं भाई, पता नहीं वकील साहब बैठे हुए हैं इनकी ज़रूरत ना पड़े हम लोगों को लेकिन पूरे सम्मान के साथ कहूँगा कि अंग्रेजी एक अतिरिक्त योग्यता है, अंग्रेजी जानना। लेकिन सिर्फ अंग्रेजी जानना ही योग्यता नहीं है। बहुत सारे देश में विद्वान ऐसे हुए हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अद्भुत काम किया है अपने अपने क्षेत्रों में, या अंग्रेजी कम जानते रहे होंगे। और महात्मा गांधी ने तो एक बार बहुत झल्ला कर कहा था एक विदेशी पत्रकार से, जाओ दुनिया से कहे तो गांधी अंग्रेजी भूल गया है। तो मतलब ये राष्ट्रपिता जो खुद गैर हिंदी भाषी थे, गुजराती भाषी थे, वो इस बात को कह रहे थे। और गांधी जी ने कहा कि हिंदी के अलावा दूसरी कोई भाषा संपर्क की देश की हो ही नहीं सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मैं हिंदी को थोपने के पक्ष में नहीं हूँ, जो कंसर्न गैर हिंदी भाषियों की अपनी जगह ठीक है, लेकिन हिंदी का अपमान भी नहीं करना चाहिए इस तरह से कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप अपना काम कैसे करते होंगे। तो ये तो मतलब कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति, मुझे तो वो याद है जब वैदिक जी ने पहली पीएचडी हिंदी में लिखी थी 1967 में, 67 में। वो लड़ाई, उस लड़ाई से हम लोग जुड़े रहे प्रतियोगी परीक्षाओं वाले में। हम लोगों ने तो पूरा धरना यूपीएससी के बाहर चलवाया था, और उस धरने में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लेकर के देश के 50 से ज़्यादा सांसद, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, ये सारे लोग आके उस धरने में बैठे थे। तो हिंदी, और तब प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म हुई और हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं लागू हुई। तो वो एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। पुष्पेंद्र चौहान और राजकरण सिंह अवधेश जी जानते होंगे, ये खुद उसमें जुड़े हुए थे। तो हिंदी मतलब मुझे नहीं समझ में आया जज साहब ने ऐसा क्यों कहा कि अब तो ये। और दूसरी बात क्या है, अदालतें तो आम आदमी के लिए होती है ना, यही मैंने शुरुआत जो विजय जी ने कहा। और आम आदमी से आप ऐसी भाषा में बात करेंगे, चलिए अंग्रेजों को समझ में आता था, वो तो कॉलोनियल रूल था, उन्हें तो अपनी भाषा, अपनी दादागिरी, अपनी हुकुमशाही चलानी थी, इसलिए वो आम आदमी को दूर रखते थे, इसलिए अंग्रेजी का जोर था। लेकिन अब तो हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोली भी जा रही, पढ़ी भी जा रही, और दुनिया के देशों में बोली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी इतनी मतलब लोकप्रिय हो रही है। आप जाइए अगर बाहर, तो आपको बहुत सारे लोग गैर हिंदी भाषी हिंदी भाषा
वो सीखते हुए बोलते हुए मिल जाते हैं। तो पता नहीं जज साहब ने क्यों कहा ऐसा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। विनम्रता के साथ मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम वो इस कार्यक्रम को देखें और थोड़ा सा जो है अपनी सोच में एक बदलाव लाएं। बिल्कुल ठीक बात। अभी आपने विनोद अग्निहोत्री जी को सुना, वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हिंदी सिर्फ योग्यता का पैमाना नहीं हो सकती। हो सकता हो कि बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे संस्थानों में ये खबर न उठी हो, लेकिन हम एक जिम्मेदार दैनिक होने के नाते, हम एक हिंदी दैनिक होने के नाते, और हम एक जिम्मेदार वेबसाइट होने के नाते, एक चैनल होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकारों से आप तक वो बातें पहुंचा रहे हैं जो कि आपको भी बतौर दर्शक समझने की जरूरत है कि अंग्रेजी कभी भी आपकी योग्यता का पैमाना तय करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। रामकृपाल सर से इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सर, 22 वो भाषाएं जो संविधान में उल्लेखित हैं, कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि आप अपनी बातें इसी अमुक भाषा में ही आपको बोलना है या इसी में करना है। एक इतनी बड़ी संस्था जो कि सबकी निगाहें जिस ओर टिकी होती हैं, वहाँ से इस तरीके का मैसेज जाता है, कैसे इसको आप देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस इस तरीके की बातें कहें तो समझ में आता है। हालांकि पॉलिटिशियन को भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी को लेकर के और हिंदी वालों को लेकर के जो एक मानसिकता है कि यही लोग हैं जो सुन लेंगे और सह लेंगे है ना। जिस तरह की टिप्पणी जज साहब ने की है, कल को आप कल्पना कर लीजिए कि आप बंगाल में जाकर के अगर कोई बंगाली हो और उसको अंग्रेज़ी नहीं आ, इस तरह की टिप्पणी कर लीजिए, तमिल में कर लीजिए, भाषाई जहाँ पे है। चूँकि राजेंद्र माथुर संपादक होते थे नवभारत टाइम्स, एक बार उन्होंने कहा था एक सेमिनार में, उन्होंने कहा था कि हिंदी के लोग ही ऐसे हैं जो सुन लेते, जो एक हर चीज़ में राष्ट्रीय, जिनके लिए हिंदी ऐसा लगता है जैसे वो कुछ हो, जबकि भाषाई बाकी तमिलियन पहले सोचता है कि मैं तमिल हूँ, उसका मतलब अपना होता है। गुजराती पहले गुजराती होना सम्मानजनक है, लेकिन हिंदी एक ऐसी ध्रुव चीज़ है जैसे लगता है कि जो कहीं नहीं। सब थिएटर, बंगाल में बांग्ला थिएटर, गुजरात में, हर जगह आपको मराठी में, महाराष्ट्र में देखिए मराठी थिएटर कितना हुआ। हिंदी को कहाँ जगह मिली? बम्बई में हिंदी थिएटर। अब आप सोच लीजिए। तो इस तरह की जो मानसिकता है ना, मैं विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहता हूँ कि ये शब्द किसी पढ़े लिखे के मुंह से आज भी निकले, और वो जो किसी पद पर बैठा हुआ हो तो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो भी पता है ये सरकार तो तमिल में, तेलुगु में, सारी चीज़ों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करने जा रही है। ऐसे में लेकिन अभी मैं विनम्रता के साथ मैं भी कह रहा हूँ कि भाई वो जज हैं, अलग बात है। मुख्य न्यायाधीश हैं सर, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आप बताइए कि जो देवभूमि है, देवभूमि में यानी बिल्कुल शुद्ध रूप से जो इसको हिंदी बेल्ट कहते हैं, हमारा जो काऊ बेल्ट कही जाती है, यहाँ बैठ करके अगर कोई आदमी कहे कि इनको ठीक से अंग्रेजी नहीं आती है, मतलब अब मैं इससे क्या कह सकता हूँ? सिर्फ इसीलिए है कि वो हम यहाँ का आम आदमी शायद गुलामी की मानसिकता से निकल चुका है, क्योंकि वो मेहनत कश है, वो अपने मेहनत में विश्वास करता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी मुझे लगता है कि गुलामी मानसिकता से पूरी तरह से नहीं हुए हैं। और ये जो मानसिकता है, ये किसी अनपढ़ और पढ़े लिखे ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं होता। तो ये जो है कि पढ़े लिखों की जो मानसिक दरिद्रता है, इससे लोग उबर जाएं तो अच्छा है। मैं इससे ज़्यादा। अवधेश सर, एसबीआई की ब्रांच मैनेजर दक्षिण में जाती है तो कहा जाता है, एक कस्टमर उसे बोलता है यहाँ काम करना है तो तुम्हें भाषा आनी चाहिए, डंके की चोट पे। भाषा तो हमारे लिए एक ऐसा विषय है ना कि हम खुद से सीखना चाहते हैं, मतलब हम अपनी खुशी से सीखना चाहते हैं। उस पर अगर इस तरीके के विवाद होते हैं राजनीतिक रूप से, तो उसे तो हमें रोकना ही है, वो तो हमारे लिए चुनौती है ही। इस तरीके की संस्थाओं से अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस तरीके की बात कहते हैं तो कितना गलत मैसेज जाता है। और दूसरी चीज़,
क्या अंग्रेजी ही पैमाना है कि आप बुद्धिमान तभी माने जाएंगे जब आप अंग्रेजी, क्योंकि स्टेटमेंट उनके लिए, एडीएम साहब के लिए यही कहा गया कि आपको तो अंग्रेजी आती नहीं, आप काम कैसे करते होंगे अपना। देखिए, जो आपने टिप्पणी की है उस पर तो लंबी बात हो जाएगी। मैं केवल ये कहूँगा कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो कुछ कहा है वो भारत के न्यायालयों के भाषाई ढांचे और औपनिवेशिक ढांचे को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसकी मान्यता हमारे संविधान ने दी हुई है। संविधान की जो धारा है 348 वो भाषाओं से संबंधित है। 348(1)(a) कहता है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। हालांकि उसी का एक पार्ट है 2, वो कहता है कि कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति के सहमति से वहाँ चाहे तो न्यायालयों में, और वो जो फैसले ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा में हो नहीं आती है तो उसके अनुवाद के हिंदी की व्यवस्था वो करवा सकता है या वहाँ कर सकता है, और भाषा को भी बदल सकता है। उसके आधार पर कुछ राज्यों ने बदला है, जैसे मध्य प्रदेश ने बदला, राजस्थान ने बदला है, उत्तर प्रदेश ने बदला, बिहार में बदला। तो इन 4 राज्यों में न्यायाधीश ऐसा नहीं बोल सकते हैं अब, क्योंकि वहाँ जो है, हालांकि दिल्ली तक में मैं देखा हूँ कोर्ट में हिंदी में लोग बोलते रहते हैं, वो जज नहीं डांटते हैं। और जो अभी रंजन गोगोई साहब हैं, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इन्होंने शुरू की कि नहीं, हमारी अगर कोई समझता ही नहीं है अगर हमारे आदेश को, तो क्यों ना हम कम से कम वेबसाइट पर उसके अनुवाद की व्यवस्था करें। अब कितना है अभी मैंने देखा नहीं है, उन्होंने हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद की शुरुआत की, कुछ अनुवादक बहाल हुए, वो कहाँ तक बढ़ा है मुझे नहीं मालूम है। तो ये जो अंग्रेजों ने भारत की पूरी सिविल और मतलब यहाँ के क्रिमिनल लॉ को ऐसा जटिल बना दिया है कि आम आदमी के पहले तो वो समझ में नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी के समझ नहीं आएगा, उसके लिए बड़े बड़े लॉ की डिग्री चाहिए आपको समझने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी है कि नहीं, आपके बाबा और दादा के नाम तक को प्रूव करना। फिर भाषा ऐसा कर दिया कि आपको उसमें कोई उपाय ही नहीं था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इस देश के विनाश के 3 कारण है। उस पर आज लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग सोने का है, रेल, वकील और डॉक्टर, 3 उन्होंने भारत के विनाश के कारण बताए थे, और इसका उन्होंने विवेचना किया है। गांधी जी हल्के नहीं बोलते थे। और वकील से यहां मतलब उनका न्यायालय से था, उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं प्रयास नहीं करूंगा कि न्यायालयों का नाश हो, लेकिन जिस दिन इन न्यायालयों का नाश हो जाएगा मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा। तो वो खुद वकील थे, तो वहां से यह भाषा चली है। तो न्यायाधीश महोदय, मतलब मुख्य न्यायाधीश पर कभी हम लोग सम्माननीय टिप्पणी करते हैं। शर्मनाक है कि आप उत्तराखंड के न्यायाधीश होते हुए और भारत में कोई एडीएम, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि तुम एडीएम होकर के और हिंदी में बात कर रहे हो, ऐसे इस व्यवस्था होनी चाहिए और वो होनी चाहिए। मैं इस सब कुछ दिनों पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पुस्तक का विमोचन करना था, सारे दिल्ली के बुद्धिजीवी उसमें इकट्ठे थे, वो अंग्रेजी की किताब थी। उन्होंने बताया कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, जब मैं दिल्ली आया, देश को सुनना चाहिए कि गुजराती हैं और लोग कहता है क्या कमिटमेंट होता है। जब मैं दिल्ली आया तो मैं हिंदी के अखबार को गुजराती में अनुवाद कर करके उसको समझता था। तो गुजरात भवन में कई लोग मुझसे मिलने आते थे, कहते थे कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख लेते हो 1 मिनट में। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं, मैं हिंदी क्यों नहीं सीखूं। वो संघर्ष कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको देखना है। भाषा केवल बोलने की, राष्ट्र के स्तर पर तो हमारी अभिव्यक्ति है किसी भाषा में बोले, लेकिन जब वही भाषा हमारे लोकोक्तियों का, जीवन का, हमारे पूरे जीवन शैली के साथ जुड़ा हो, कहावतें जुड़ी हो, आपके सारे ज्ञान जुड़े हो, बचपन से लेके मतलब मृत्यु तक की बातचीत उसमें होती है, उसको अगर त्याज्य बना दिया तो ये तो राष्ट्रीय अपराध है। ये कोई साधारण नहीं है। इसीलिए लास्ट पंक्ति गांधी जी ने कहा था कि ऐसे लोग जो अपनी भाषा का विरोध करते हैं ये मातृद्रोही हैं। शब्द गांधी जी के हैं। तो जज साहब समझ लें कि गांधी जी की दृष्टि में, क्योंकि वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वो क्या अपने को मानेंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकारों की टिप्पणी मैंने इसलिए पहले ले ली क्योंकि सबने ससम्मान कहा है, क्योंकि मामला तो जज साहब से जुड़ा हुआ है।
टेक्निकली इसको कैसे देखते हैं? क्या अगर कोई एडीएम उस स्तर रैंक का, उस रैंक का आदमी अपनी बात रख रहा है, तो क्या जज साहब को या कोर्ट को या किसी इस तरीके की न्यायिक संस्था को ये अधिकार होता है कि वो इस तरीके की बातें कहे? देखिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, उससे पहले अवधेश जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि जब आप कहते हैं कि हम अपनी मातृभाषा को ऐसी बात बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 343 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पढ़ना पड़ेगा कि क्या हमारे देश की राजभाषा क्या है और राष्ट्रीय भाषा क्या है। क्या अपने देश में कोई राष्ट्रीय भाषा है? शर्मनाक बात तो ये है कि आज हमारे देश में कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। लैंग्वेज कमीशन 1963 में बना था, इसलिए बना था कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। कितना प्रमोट हुआ, क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। सारे वरिष्ठ पत्रकार आपके पैनल में बैठे हुए हैं। देश में 195 कुल देश हैं जो रिकॉग्नाइज देश हैं, 203 माने जाते हैं, 195 वैसे रिकॉग्नाइज देश है। उसमें से 178 देश ऐसे हैं जिनमें अपनी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश उसमें नहीं आता क्योंकि अपने पास कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं। हिंदी एक राजभाषा को माना जाता है। इंग्लिश एक एडिशनल भाषा के रूप में लिया गया था, राजभाषा के रूप में, जो कि आज मुझे लगता है कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे सुप्रीम ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्यों है? और एक बात जो अवधेश जी की बात को मैं उसमें मैं नहीं सरोकार रखता हूँ कि जो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जब ऐसा होगा कि हिंदी बोलने वाले लोग गर्व से बोलेंगे, मैं कहता हूँ कि आज के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनसे आप हिंदी की एक लाइन लिखवा लीजिए, अगर वो शुद्ध लिख दे तो मैं अवधेश जी की बातों को एकदम सरोकार स्वीकार। ये तो हमारी अपनी कमी है ना, हमारी अपनी, वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब हम आज जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, आज वो इंग्लिश हो सकता है बहुत अच्छा फ्लुएंट बोल लें, बहुत अच्छे से लिख लें, लेकिन आप हिंदी की एक लाइन लिखवा लीजिए, मतलब 100 में से शायद 2-4 बच्चे ऐसे हों जो एक लाइन शुद्ध लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अब मैं आता हूँ न्यायालयों की कार्यवाही की तरफ। जो उन्होंने गिनाया कि 4 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों के अलावा अगर आप हिंदी के एक शब्द लिख के कोर्ट में चले जाइए, आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल लिस्ट तक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बात आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने हिंदी में अगर अपना नाम तक लिख दिया, हम लोग यहाँ तक झेलते हैं कि अगर आपने जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे जगहों पे जो कैदी अंदर रहते हैं वो जेलर की मोहर लग के आती है, तो जेलर का मोहर हिंदी में होती है। अगर आपने उसको ब्रैकेट में जेलर इंग्लिश में नहीं लिखा तो आपकी फाइल डिफेक्ट लिस्ट में पड़ी रहेगी, आपकी फाइल कोर्ट तक पहुँचेगी नहीं। ये स्थिति है हिंदी की। दूसरी बात, जो आर्टिकल 341 की बात करी गई कि आर्टिकल 341 ये कहता है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही एक इंग्लिश ही लैंग्वेज है। हिंदी को अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो राज्यपाल संस्तुति करके राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। तो वो लैंग्वेज अभी तक क्यों नहीं की गई, एक सबसे बड़ी बात। क्या, और उत्तराखंड भी एक हिंदी भाषी राज्य है। सर ने बताया कि देवनागरी उसको कहते हैं, देवभूमि कहते हैं, देवनागरी वहाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए, नहीं हुई है। जो जज साहब हैं वो कहाँ से हैं? वो साउथ से हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वो उनकी प्रैक्टिस रही है, वहाँ पर वो जज रहे हैं। तो उनकी बात मैं समझ सकता हूँ कि उनको हिंदी नहीं आती होगी। और ये देखिए, अब मैं आता हूँ व्यवहारिक बातों पे। जब हम कहते हैं, हम कहने के लिए बड़ा मज़ा आता है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं हिंदी भाषी राज्य से हूँ और हिंदी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अगर आप कोर्ट में कभी भी खड़े हो जाइए 10 मिनट के लिए, तो आप शायद, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आपको बहुत अच्छी आपकी ब्रीफिंग होगी, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और आप शायद कोर्ट में एक शब्द ना बोल पाएँ। क्योंकि कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट या फिर दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। और ऐसे अच्छे जिनको हो सकता है ब्रीफिंग अच्छी ना हो लेकिन इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। तो जब हम व्यवहारिक लेवल पे हम बात करते हैं तो व्यवहारिक तौर पर इंग्लिश की ही स्वीकार्यता पूरे देश में है। और ये हमको या तो मानना पड़ेगा, या तो हमको ये बात कहनी पड़ेगी, या तो हमें सुधार व्यवहारिक स्तर पे और निचले स्तर से, जब मैं कॉन्वेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आपको सुधार करना पड़ेगा। और ये सुधार लाने में आपको अगले कम से कम 20-25 साल लगेंगे। अगर आप ये सुधार लाना शुरू करेंगे तब हम इस बात को सुधार ला पाएंगे। और अगर जज साहब ने कहा ये बात, हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि क्योंकि वो हमेशा से या तो अपनी लैंग्वेज में उन्होंने काम किया होगा या तो इंग्लिश में बात किया होगा। तो एक और मैं आपको न्यायालयों की बात भी बताता हूँ। व्यवहारिक तौर पे ये बात है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश में अच्छी ब्रीफिंग और अच्छे आर्गुमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक
होता है, एक सबके दिमाग में हो जाता है कि इसकी ब्रीफिंग अच्छी नहीं होगी या इसको अच्छा वकील नहीं होगा। ये बहुत, आप बताइए कि आज तक के देश आज़ाद जब से हुआ तब से आज तक के बता दीजिए कि कोई बहुत बड़ा वकील जो जिसकी हिंदी बहुत अच्छी हो, जो हिंदी में आर्गूमेंट करता था कोर्ट में, तो ये एक शर्मसार करने वाली बात तो ये है। तो इस पे हमको लगता है कि हमें गौर करना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को मुझे लगता है गौर करना चाहिए कि कम से कम ये जो जो 4 राज्यों ने हिंदी किया है, कम से कम अपने राज्य में भी इस इंसिडेंस के बाद जो हिंदी को इंक्लूड कर ले अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तार्किक रूप से आपकी बातें सही है सर। ये मुद्दा, ये विषय हमने इसलिए भी उठाया क्योंकि हम बहुत जिम्मेदार हिंदी दैनिक और हिंदी संस्थाएं, मीडिया संस्थाएं, लेकिन अगर आप देखिए जो टेक्निकल एरर रुद्र विक्रम जी कह रहे हैं कि वो पैमाना तो कोर्ट पे पहले से ही तय किया हुआ है कि आप अंग्रेजी बोलोगे तभी आपको जो है सोफिस्टिकेटेड माना जाएगा, तभी आपको विद्वान माना जाएगा, तभी ये माना जाएगा कि आप अपनी बात सही ढंग से रख पाओगे। तो टेक्निकल एरर तो बहुत समय से चला आ रहा है ना, ये तो उसमें एक समझ लीजिए आहुति जैसा हो गया एक और उत्तराखंड के जज की तरफ से। प्रतीक्षा, ये मुद्दा दरअसल हमने उठाया ही इसलिए और खबरों के खिलाड़ी में लाकर इसको रखा इसलिए कि किसी अखबार की एक हेडलाइन बनकर या किसी अमर उजाला खबरों के खिलाड़ी जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम का तो ये मुख्य विषय होना चाहिए। मुख्य ही है। हाँ। कोई भी हमारा दोयम नहीं होता, सारे विषय मुख्य हैं। जो विषय यहाँ आप सबके माध्यम से चर्चा हो रहे वो कोई भी मुद्दा दूसरे दर्जे का नहीं है, वो पहले दर्जे का है, इसीलिए यहाँ चर्चा में लाया गया है अवधेश जी। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसीलिए लाया गया है कि खबरों की भीड़ में जहाँ हम ऑपरेशन सिंदूर से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा ज़रूरी मुद्दा जो राष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ा है और जो ये बताता है कि हमारी आज़ादी 77 साल बाद भी अधूरी क्यों है, उस पर चर्चा होनी आवश्यक है। मुद्दा ये नहीं है कि धारा 348(1) क्या कहती है और धारा 348(2) क्या कहती है। 48(1) कहती है कि अंग्रेजी ही न्यायालयों की भाषा होनी चाहिए, प्राथमिक भाषा। अब उसके ऊपर हम बहस बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में भाषाओं का और भाषावार जो राज्यों का गठन हुआ है और भाषाई विवाद जो है बहुत पुराने हैं। सबकी भाषा है और भाषा से संस्कृति जुड़ी है और उनकी जड़ें गहरी हैं, लेकिन इन गहरी जड़ों को जोड़ने वाला, आपस में मिलाने वाला कोई सेतुबंध होना चाहिए था। दिक्कत यह है कि हमने हिंदी के प्रति इतनी बड़ी नफरत पैदा कर दी और अंग्रेजी के प्रति अंग्रेजों ने इतना बड़ा प्यार मैकाले के माध्यम से पैदा कर दिया कि वो पुल जो था वो पुल हिंदी के बजाय अंग्रेजी बन गया। आज आप उस पुल को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो एक विवाद से, एक फैसले से, एक जज की टिप्पणी से नहीं होगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी तो कभी ऐसा हो भी नहीं पाएगा। महाराष्ट्र में मराठी न बोल पाने को लेकर होने वाली उठक बैठक से लेकर कन्नड़ में हिंदी में लगने वाले बोर्ड तक का जो विवाद है वो दरअसल उसी भाषा और उसी के स्वाभिमान से जुड़ा है। समस्या वहाँ है कि जब तमिल जानने वाला मराठी भी अच्छे से बोल लेगा और मराठी जानने वाला उड़िया और कन्नड़ भी उतने ही प्रेम से सीखेगा, तब शायद देश में एक नई तरह की बयार बहेगी। इसलिए त्रिभाषा का फार्मूला भी आया था, उस पर भी हम लोग काम नहीं कर पाए। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि हमें अपनी भाषाओं से नफरत इतनी हो गई कि अंग्रेजी को हमने बड़ा बना लिया। आज रुद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को लोग कॉन्वेंट स्कूल में क्यों भेजते हैं। उनको समझ में आता है ना कि देश का सबसे बड़ा अधिकारी और देश का सबसे बड़ा जज और देश का सबसे बड़ा वकील वो होता है जो अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ये कहाँ से आया? एक मोबाइल कंपनी का विज्ञापन बरसों पहले आया था और उसका भी इतना ही कड़ा विरोध मैंने जिस मंच पर था वहां से किया था, लगातार संपादकीय भी लिखे थे, जिसमें ये बताया गया था कि गांव में कोई जाता है गाड़ी लेकर और उसको ये समझ में आता है कि मोबाइल कंपनी ये बताना चाहती थी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हमने गांव में शिक्षा पहुंचा दी, लेकिन शिक्षित होने का उसने पैमाना क्या रखा उस विज्ञापन में कि बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। अरे लंदन की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाला आदमी भी तो अंग्रेजी बोल रहा है, क्या वो विद्वान है? अमेरिका का सफाई कर्मी भी तो अंग्रेजी बोल रहा है। जब से हमने विद्वता को भाषा से जोड़ा और यहीं से पूरा मुद्दा शुरू होता है। और वो मुख्य न्यायाधीश है, पूरी विनम्रता से गुहानाथन नरेंद्र जी हैं और आलोक महाराज जी हैं, उनकी खंडपीठ है। मुद्दा था एक आकाश बोरा जी हैं जिन्होंने जनहित याचिका लगाई थी। बुधलकोट करके एक गांव है उत्तराखंड का जिसमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा वो उठाना चाहते थे। उसके जवाब में एडीएम साहब जिनकी हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो अतिरिक्त जिला अधिकारी हैं वहाँ के एडीएम है, वो साथ में चुनाव अधिकारी भी आरओ भी हैं वहाँ के, इलेक्शन का जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके मुख्य रूप से वो जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको जवाब देने बुलाया गया था। जज साहब ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछा, उन्होंने जवाब हिंदी में देना शुरू किया। जज साहब ने कहा कि आप हिंदी में जवाब क्यों दे रहे हैं, कि आपको अंग्रेजी नहीं आती? तब उन्होंने कहा साहब अंग्रेजी मुझे अच्छे से आती है, समझ में भी आती है, लेकिन बोल नहीं पाता उतने अच्छे। उस पर अगर वो ये कह देते कि नहीं न्यायालय में तो कानून की भाषा जो है वो ये है, उत्तराखंड में अभी उन्होंने ये कहा, ये मुद्दा, ये फैसला, ये 348 एक सब साइड में रह गया। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों यहां पर आया। उन्होंने कहा कि अगर एडीएम स्तर के अधिकारी को अंग्रेजी नहीं आती तो क्या वो अपना काम ठीक से कर सकता है? सारा मुद्दा ये तो न्यायालय से बाहर बात चली, बाहर बात, बिल्कुल ठीक। ये 348 1, 341, 343 से बहुत बाहर की बात है।
जज साहब दक्षिण भारत के कैडर से आए हैं, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के न्यायालयों में उन्होंने काम किया, और उनको नहीं समझ में आती हिंदी तो समझा जा सकता है। संप्रेषण की दिक्कत को बहुत अच्छे तो अनुवादक रख लीजिए। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर रूस में जाते हैं, पुतिन रूसी के अलावा कुछ नहीं बोलते तो अनुवादक होता है साथ में। या आप ये कह देते कि नहीं साहब न्यायालय में तो नियम है कि अंग्रेजी में ही काम होगा, बाहर आप कुछ भी करिए, तो बात शायद उतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि वो तो कानून की बात कर रहे हैं, कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका अधिकार है, बोलना चाहिए। पर अगर वो किसी व्यक्ति के अंग्रेजी न जानने को उसकी समूची कार्य क्षमता का प्रश्न बनाते हैं, तो फिर इस मुद्दे पर जितनी बहस होना संभव है वो होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इसको लेकर कोई जवाब तलब होता है तो उसके लिए मैं खुद तैयार। बिल्कुल ठीक। आपने इसको न्यायालय की चार दीवारी में सीमित नहीं रखा है। आपने कहा है कि व्यक्ति इतने बड़े पद पर होने का अधिकारी ही नहीं है अगर इसको अंग्रेजी नहीं आती। इस मानसिकता से मेरी लड़ाई है और इस मानसिकता से हम सबको लड़ना चाहिए। अच्छी तेलुगु, अच्छी तमिल, अच्छी कन्नड़, अच्छी उड़िया, अच्छी मराठी, अच्छी कोई स्थानीय देशज भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी उतना ही कार्यक्षम हो सकता है जितना अंग्रेजी बोलने वाला है। लड़ाई वहां की है और वहीं से शुरू है, और ये लड़ाई छोटी नहीं है। बिल्कुल ठीक। इस लड़ाई पर इसलिए बहस होनी चाहिए। मुझे ऑब्जेक्शन है मिलॉर्ड, मिलॉर्ड शब्द से भी मुझे आपत्ति है, लेकिन अगर आपको मिलॉर्ड कहलाना पसंद है तो मैं मिलॉर्ड कहते हुए कहूंगा कि मुझे सख्त आपत्ति है। आप कह सकते हैं कि न्यायालय की भाषा उत्तराखंड में हिंदी नहीं हो पाई है, कानून के दायरे में तुम बंधे हो और तुम यहां रहकर अंग्रेजी में ही बात करो, बाहर तुम्हें जो भाषा बोलनी बोलो, तो मैं शायद उनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर तब चले जाते हैं जब वे व्यक्ति के पूरे उन्नयन पर, परीक्षा पर, कार्यक्षमता पर, उसकी उपस्थिति पर ही प्रश्न लगा रहे हैं। और ये उपस्थिति उनकी नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान की उपस्थिति पर लगा हुआ प्रश्न है, और इसलिए इस पर बात होनी ही चाहिए। और इसीलिए ये विषय खबरों के खिलाड़ी का विषय भी है। जैसा कि मैंने बीच में भी कहा कि हम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान है। हो सकता हो दूसरे संस्थानों ने इस विषय को ना उठाया हो, लेकिन हमने इस विषय को गंभीरता से इसलिए उठाया है क्योंकि आपको और हमको सोचने की ज़रूरत भी है। जैसा कि रुद्र विक्रम जी ने भी कहा कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के पीछे इस तरह से पड़ चुके हैं कि हम अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अपनी जो मातृभाषाएं हैं, उन सबको गौड़ करते जा रहे हैं। हमें और आपको भी सोचने की ज़रूरत है। यही इस विषय पर चर्चा का मकसद भी है और यही हमारी जिम्मेदारी भी। बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।